फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कक्षा 10 से संबंधित राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित आपका जो अध्याय 1 है उसके ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। प्राचीन सभ्यताओं से रिलेटेड आपके क्लास 10th की बुक से जितने भी सवाल बन सकते हैं आज उन सवालों की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपके होने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी रीट एग्ज़ाम, पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पर कक्षा 10th का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कक्षा 10th का जो मटेरियल है या तो आप कक्षा 10 की किताब लेके आइए और उसको ढंग से पढ़िए, या फिर जो ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ इन ऑब्जेक्टिव सवालों को आप देख लीजिए। पूरा कंटेंट ये वहीं से उठाया गया है क्लास 10th की किताब से। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देखिए, कालीबंगा के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर कालीबंगा जो है दोस्तों, इसके संबंध में आपको सत्य कथन बताने हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है, ये आपका पहला कथन है। दूसरा कथन है 6000 वर्ष से अधिक की प्राचीन सभ्यता है आपकी कालीबंगा सभ्यता। तीसरा कथन देखिए, खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण इसे कालीबंगा नाम पड़ा। पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। चौथा कथन देखिए, कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर सत्य कथन बताने हैं, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सत्य कथन यहाँ पर बताना है। तो कालीबंगा सभ्यता जो है ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी, पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। 6000 वर्ष से अधिक पुरानी सभ्यता है आपकी कालीबंगा सभ्यता, ये कथन भी आपका सही है। खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। तो कालीबंगा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। और पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ क्या होता है? चूड़ी होता है। तो ये कथन भी यहाँ पर सही है। इसके अलावा कालीबंगा की खोज 1952 में किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी 1952 में। तो ये 1952 भी आपको ध्यान रखना है, अमलानंद घोष भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके चारों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा कब किया गया था? तो बताइए दोस्तों, कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा कब किया गया था? तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था ये आपसे पूछा गया है। 1952 से 56, 1961 से 62, 1977 से 79 या 1967 से 1978। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1961 से 1962। तो 1961-62 में दोस्तों बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके अलावा एमडी खरे भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एमडी खरे जो है इनका संबंध किससे हो जाएगा? इनका संबंध भी आपका कालीबंगा सभ्यता से हो जाएगा। और एक है आपके श्रीवास्तव, उनका संबंध भी किससे हो जाएगा दोस्तों? इनका संबंध भी आपका कालीबंगा सभ्यता से हो जाएगा। तो कभी कभार एग्जाम में एमडी खरे और श्रीवास्तव भी दे दिया जाता है, तो इनका संबंध भी आपका कालीबंगा सभ्यता से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कालीबंगा के उत्खनन से कितने स्तर मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता जो है इसके उत्खनन से कितने स्तर मिले हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका उत्खनन 5 स्तरों में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा पुरु से संबंधित है? अब ये सवाल आपकी क्लास 10th में दिया गया है दोस्तों, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा से किए गए उत्खनन में प्राप्त कितने स्तर आपके हड़प्पा पुरु से संबंधित है। तो हड़प्पा पुरु से संबंधित आपके कितने हो जाएंगे? तो ये आपके 2 स्तर हो जाएंगे दोस्तों। टोटल 5 स्तरों में इसकी खुदाई की गई है, जिसमें से 2 स्तर आपके कैसे हो जाएंगे? हड़प्पा पुरु हो जाएंगे। और 3 स्तर अभी आपके देखते हैं हम कैसे हो जाएंगे। आगे देखिए, कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा कालीन है? तो हड़प्पा कालीन कितने हैं स्तर हो जाएंगे? आपके 3 स्तर हो जाएंगे। तो हड़प्पा पूर्व कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और हड़प्पा कालीन 3 हो जाएंगे। तो टोटल 5 स्तरों में इसकी खुदाई की गई है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से प्राप्त हुई है? आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और यहाँ पर बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है दोस्तों, जिससे जानकारी मिलती है शल्य चिकित्सा की। और उसमें लगभग कितने छिद्र थे? तो 6 छिद्र थे, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। यानी कि 5 स्तरों में इसकी खुदाई की गई, 6 छिद्र वाला कंकाल यहाँ पर मिला है। इसके अलावा आपको 7 अग्नि वेदिका यहाँ से प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। आगे देखिए, मकान बनाने में धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता में होता था? तो धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता में किया जाता था? कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या फिर सोनारी सभ्यता? अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मकान बनाने के लिए धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता में होता था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कालीबंगा सभ्यता और आपकी आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता जो है और कालीबंगा सभ्यता जो है, ये दोनों सभ्यता आपकी
इनमें पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के थे, उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव था। तो ये यहाँ पर पूछा गया है, ऐसी कौन सी सभ्यता है आपकी दोस्तों जिसके उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन वो उनके अवशेष पतले और हल्के थे और उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव था। तो ये कौन सी सभ्यता हो जाएगी आपकी? कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस सभ्यता से प्राप्त मृदभांड लाल रंग के थे जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है? तो दोस्तों ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस सभ्यता से प्राप्त मृदभांड लाल रंग के थे और उन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई थी? तो यहाँ पर पूछा गया है काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। अगर आपसे पूछे जाए लाल व काले मृदभांड आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो तो आपके आहड़ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपके लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य है, तो कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य आपके प्राप्त हुए हैं वो बताइए। खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर। तो दोस्तों यहाँ से आपकी खिलौना बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है, हवन कुंड भी प्राप्त हुआ है, लकड़ी की नाली भी प्राप्त हुई है, बेलनाकार मुहर भी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये चारों आपको ध्यान रखनी है, क्लास 10 की किताब में दिया गया है। तो खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मुहर जो है दोस्तों ये आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई है, यानी कि यहाँ पर आपके चारों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में कितने छिद्र मिले हैं? तो जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए शल्य चिकित्सा के अवशेष आपके किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपकी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में कितने छिद्र मिले हैं जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है? तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी प्राप्त हुई है, तो उसमें कितने छिद्र मिले हैं? 2, 6, 8, 9। तो बताइए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था 6 छिद्र वाले खोपड़ी यहाँ पर मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 छिद्र वाले बच्चे के कंकाल की खोपड़ी यहाँ पर मिली है, 5 स्तरों में इसका उत्खनन किया गया है, 6 छिद्र वाली बच्चे की खोपड़ी यहाँ पर से प्राप्त हुई है और 7 अग्निवेदिका यहाँ से प्राप्त हुई है। तो 5, 6, 7 ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य है, तो कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य आपके कौन कौन से हो जाएंगे? जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। दोहरी पसले के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, तो दोहरी फसल का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। एक साथ 2 फसलें यहाँ पर की जाती थी, तो उसका साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। भूकंप की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है, शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली है, बच्चे के कंकाल में आपके 6 छिद्र मिले हैं और इसके अलावा कब्रिस्तान की जानकारी भी यहाँ से प्राप्त हुई है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मैंने सारे सवाल यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है दोस्तों, लगभग सारे सवाल आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। जूते हुए खेत, दोहरी फसलें, भूकंप का साक्ष्य, शल्य चिकित्सा, कब्रिस्तान का साक्ष्य आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, किस सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है? तो ऐसी कौन सी सभ्यता है दोस्तों आपकी जिसके उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है? तो ये सवाल यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, गिलुंड। गिलुंड सभ्यता आपकी कहाँ पर हो जाएगी? राजसमंद में हो जाएगी। गणेश्वर सभ्यता आपकी नीम का थाना सीकर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो किस सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ सभ्यता, ये आपको ध्यान रखना है, आहड़ सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे जो मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे? तो ऐसी कौन सी सभ्यता है आपकी? 4 ऑप्शन है, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। बेराट सभ्यता आपकी जयपुर में हो जाएगी, गणेश्वर सीकर में हो जाएगी, कालीबंगा आपकी हनुमानगढ़ में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे? ये यहाँ पर पूछा गया है। ये सवाल आपके सेट के एग्जाम 2024 में भी पूछा गया था दोस्तों, और ये सवाल फिर से पूछा जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पर कोई मर जाता था तो उसके गहने और आभूषणों के साथ ही उसको दफनाया दिया जाता था? तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? आहड़ सभ्यता हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी सभ्यता हो जाएगी दोस्तों? आहड़ सभ्यता हो जाएगी। आगे देखिए, किस सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं जो उसे लाल काले कृष्ण लोहित मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लाल काले मृदभांड आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? सिंपल सा सवाल है,
जो कि पूछा गया है, काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आहड़ सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आहड़ सभ्यता जो है दोस्तों, इसका उत्खनन भी हम देखेंगे किसके द्वारा किया गया। ठीक है, किस सभ्यता के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग कौन सी सभ्यता में किया जाता था, तो कालीबंगा और आहड़ दोनों में किया जाता था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किसमें करते थे, तो ये आपकी आहड़ सभ्यता में किया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों बातें पूछी जाए तो क्या आंसर करोगे आप, आहड़ करोगे, क्योंकि आपकी क्लास 10 की किताब में एज इट इज दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, किस सभ्यता के लोग धूप में सुखाए गए ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे, तो आहड़ सभ्यता के। आगे देखिए, किस सभ्यता के लोग आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, तो धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग तो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता में किया जाता था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस सभ्यता के लोग आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, तो आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता में किया जाता था, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग आपका कौन सी सभ्यता में होता था, गिलुंड, आहड़, गणेश्वर, बागोर। बागोर सभ्यता आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में हो जाएगी। इसके बारे में भी देखेंगे अभी हम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गिलुंड हो जाएगा। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस सवाल में आप गलती कर सकते हो, तो इसको ध्यान रखना है। आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग जो है वो आपकी गिलुंड सभ्यता में किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किस में किया जाता था, तो ये आपका कालीबंगा और आहड़ में किया जाता था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किस में होता था, तो फिर वहाँ पर आप आहड़ करोगे। दोनों चीज़ें पूछी जाए तो आहड़ करना। आगे देखिए, 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता जिसके अवशेष एक टीले के नीचे दबे हुए प्राप्त हुए हैं, जिसे धूलकोट कहते हैं, ये आपकी कौन सी सभ्यता हो जाएगी, आहड़ सभ्यता हो जाएगी। आहड़ सभ्यता को दोस्तों धूलकोट के नाम से जाना जाता है, इसे ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसे आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों नाम किसके हो जाएंगे, आपके आहड़ सभ्यता के हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में खोज उत्खनन किसने किया था, तो आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1953 में किसके द्वारा किया गया था, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। तो 1953 में दोस्तों आहड़ सभ्यता का उत्खनन अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसके द्वारा किया गया था, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया, A.K. व्यास के द्वारा किया गया था। तो 1953 में सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। और ये सवाल आपसे पूछा जाए तो अक्षय कीर्ति व्यास ही आपको आंसर करना है। ठीक है, हालांकि आहड़ सभ्यता से संबंधित आपके S.D. साकलिया भी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा V.N. मिश्रा भी रहे हैं। इसके अलावा S.D. साकलिया हो जाएंगे, अक्षय कीर्ति व्यास हो जाएंगे। तो इनका संबंध आपकी आहड़ सभ्यता से हो जाएगा। अभी हम देखेंगे तांबे के औजारों व उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। तो तांबे के औजारों व उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है, तो ये आपकी आहड़ सभ्यता हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, आपकी आहड़ सभ्यता हो जाएगी। आगे देखिए, गिलुंड सभ्यता के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो गिलुंड सभ्यता जो है दोस्तों, इसके संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। गिलुंड सभ्यता आपकी राजसमंद में हो जाएगी। राजसमंद के बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन हुआ है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। राजसमंद के बनास नदी के किनारे 2 टीले जो थे दोस्तों, उनका उत्खनन हुआ है। और ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। तो बीबी लाल जो थे, इनके निर्देशन में दोस्तों आपका गिलुंड सभ्यता का उत्खनन हुआ था 1957-58 में। इसके अलावा देखिए 1998 से 2003 में पूना के V.S. सिंधे, तो पूना के आपके कौन हो जाएंगे, V.S. सिंधे हो जाएंगे। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, तो ग्रेगरी पोसल हो जाएंगे आपके, ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ। तो यहाँ पर दोबारा उत्खनन कब हुआ, 1998 से आपका 2003 में हुआ। तो ये लेटेस्ट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। यह सभ्यता 1900 से 1700 ईसा पूर्व की है। तो यहाँ पर आपके चारों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार के कथन यहाँ पर रखे गए हैं ताकि आपके चारों कथन आपके कवर हो जाए, यानी कि गिलुंड सभ्यता आपकी पूरी कवर हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे, राजसमंद में बनास नदी के किनारे आपकी गिलुंड सभ्यता हो जाएगी। 2 टीलों का उत्खनन यहाँ पर हुआ है। 1957-58 में तो बीबी लाल के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था, बीबी लाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1998 से 2003 में V.S. सिंधे और आपके ग्रेगरी पोसल हो जाएंगे। पूना के V.S. सिंधे और पेंसिल्वेनिया के ग्रेगरी पोसल हो जाएंगे। और ये सभ्यता आपकी 1900 से 1700 ईसा पूर्व की है। एक भी लाइन मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं करी है दोस्तों, क्लास 10 की किताब में दी गई है सारी चीज़ें। आगे देखिए, गिलुंड से कितने प्रकार के मृदभांड मिले हैं। तो गिलुंड से आपके कितने प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो ये अभी हमने देखा है दोस्तों। गिलुंड से आपके कितने प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर 5 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे
मृदभांड पूछा जाए तो यहाँ पर 5 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कितने टीले यहाँ से प्राप्त हुए हैं तो 2 टीलों का यहाँ पर उत्खनन किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए गिलुंड से कितने प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं तो यहाँ से 5 प्रकार के मृदभांड आपके प्राप्त हुए हैं गिलुंड सभ्यता से। आगे देखिए, गिलुंड से प्राप्त मृदभांड है तो गिलुंड से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हो जाएंगे आपके? सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले चित्रित। तो दोस्तों गिलुंड से प्राप्त मृदभांड आपके सादे भी हैं, इसके अलावा काले भी हैं, पॉलिशदार भी हैं, भूरे, लाल, काले चित्रित भी हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आगे देखिए, गिलुंड से प्राप्त साक्ष्य नहीं है तो गिलुंड से आपके किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गिलुंड से आपके किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां और मिट्टी का हल। तो चारों में से आपका कौन सा प्राप्त गिलुंड सभ्यता से नहीं हुआ है? तो मिट्टी के खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं, पत्थर की गोलियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है, हाथी दांत की चूड़ियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाथी दांत की चूड़ियां आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है? गिलुंड सभ्यता से प्राप्त हुई है। लेकिन मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। मिट्टी का हल आपका गिलुंड सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। आगे देखिए, कोठारी नदी के किनारे विकसित बागोर सभ्यता का उत्खनन के निर्देशन में 1967 से 1970 तक किया था। तो कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? 1967 से 1970 में। तो बागोर सभ्यता जो है दोस्तों, ये आपकी कोठारी नदी के किनारे कहाँ पर स्थित है? ये आपकी भीलवाड़ा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? तो वीएन मिश्रा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। और यहाँ से आपके पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये आपकी कैसी सभ्यता हो जाएगी? मध्य पाषाणकालीन सभ्यता हो जाएगी। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता हो जाएगी, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। और इसका उत्खनन 1967 में वीएन मिश्रा के द्वारा किया गया है। तो ये 4 बातें ध्यान रखनी है। आगे देखिए, किस सभ्यता स्थल से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के आकेटक होने को प्रमाणित करते हैं? तो कौन सी सभ्यता स्थल है जहां से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के आकेटक होने को प्रमाणित करते हैं? गणेश्वर, गिलुंड, बेराट या फिर बागोर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागोर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरण कालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो मध्य पाषाण कालीन या इसे आप लघु पाषाण उपकरण भी बोल सकते हो। तो इसका प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? आपका बागोर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए मध्य पाषाण कालीन सभ्यता आपकी कौन सी हो जाएगी? तो बागोर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, लघु पाषाण उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, किस सभ्यता स्थल से तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई है? तो तांबे की छेद वाली सुई आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तांबे की छेद वाली सुई आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, बागोर, बेराट या फिर बालाथल? तो दोस्तों, तांबे की छेद वाली सुई आपकी बागोर सभ्यता से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बागोर सभ्यता से आपकी छेद वाली सुई प्राप्त हुई है दोस्तों। तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। छेद वाली सुई जो है वो आपकी प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, किस सभ्यता से प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? तो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मैंने अभी आपको बताया ये बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगर आप पशुपालन कहीं पर भी देखने को मिल जाए यानी कि बागोर सभ्यता से संबंधित सवाल पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बागोर सभ्यता का उत्खनन वीएन मिश्रा ने किया, कोठारी नदी के किनारे स्थित है, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से आपकी तांबे की छिद्र वाली सुई भी प्राप्त हुई है। आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो गणेश्वर सभ्यता जो है दोस्तों, इसके संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। गणेश्वर नीम का थाना सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। तो बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता आपकी कांतली नदी के किनारे शिखर में विकसित हुई है दोस्तों, नीम का थाना में। आरसी अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ है। आरसी अग्रवाल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? रत्नचंद्र अग्रवाल हो जाएगा। तो रत्नचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। 2800 ईसा पूर्व के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो 2800 ईसा पूर्व के अवशेष आपके यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं। तो अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण यहाँ पर मिले हैं, इसीलिए इसे दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? ये भी आपकी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके चारों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? ये बाकायदा क्लास 10 की किताब में दिया गया है। किसे कहा जाता है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है,
ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से दोस्तों आपको मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का कांटा जो है वो आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आपका दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। किस सभ्यता स्थल से प्राप्त तांबे के उपकरण सर्वाधिक शुद्ध 99% है? तो सर्वाधिक शुद्ध तांबे के उपकरण आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपके गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता का संबंध दोस्तों आर.सी. अग्रवाल जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा? आपका गणेश्वर सभ्यता से हो जाएगा। इसके अलावा विजय कुमार जो है दोस्तों, विजय कुमार जो है इसके द्वारा भी 1978 में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गणेश्वर सभ्यता को तांबा कहाँ से आयात होता था? तो गणेश्वर सभ्यता जो है दोस्तों इसे तांबा कहाँ से आयात होता था? आयात यानी कि लेने की बात की जा रही है। तो आयात कहाँ से होता था? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, दोनों से, या कहीं से नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। अब आप सोचिए, गणेश्वर सभ्यता जो है इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। 99% शुद्ध तांबा यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो शुद्ध तांबा यहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कि ये आयात तो करेगा नहीं, आयात ये करेगा नहीं, ये क्या करेगा? निर्यात करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए गणेश्वर सभ्यता को तांबा कहाँ से आयात होता था, तो कहीं से भी आयात नहीं होता था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए ये किसको निर्यात किया करते थे, तो ये हड़प्पा को निर्यात किया करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सभ्यता स्थल जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने किया था, जहाँ से एक रोमन एम्पोरा एवं यूनानी सुराही मिली है। तो सभ्यता स्थल जिसका उत्खनन किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया, और जहाँ से एक रोमन एम्पोरा व यूनानी सुराही मिली है। श्रीमाल, भीनमाल, बागोर, बेराट, आहड़। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन मेरा मानना है ये डेफिनेटली नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। नया सवाल आपका बनेगा तो ये सवाल आपका जरूर पूछा जाएगा। तो आर.सी. अग्रवाल के द्वारा दोस्तों श्रीमाल, भीनमाल का भी उत्खनन किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो श्रीमाल, जिसे भीनमाल को श्रीमाल के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, तो आर.सी. अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। और यहाँ से एक रोमन एम्पोरा, तो ये आपको ध्यान रखना क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से रोमन एम्पोरा और एक यूनानी सुराही प्राप्त हुई है। यूनानी सुराही आपकी यहाँ से प्राप्त हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। रोमन एम्पोरा और यूनानी सुराही यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे देखिए, पाक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता स्थल जहाँ से समृद्ध लोह उद्योग विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। तो पाक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता स्थल जहाँ से लोह उद्योग विकसित होने की जानकारी मिली है दोस्तों, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, इस्वाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्वाल। इस्वाल सभ्यता आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। और ये आपकी लोह युगीन सभ्यता है दोस्तों। कैसी सभ्यता है? ये आपकी लोह युगीन सभ्यता है, और इसे औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? औद्योगिक नगरी के नाम से आपकी इस्वाल सभ्यता को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो समृद्ध लोह उद्योग विकसित होने के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? इस्वाल सभ्यता, उदयपुर से मिले हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, बेराट सभ्यता स्थल से संबंधित पहाड़ियाँ हैं। तो बेराट सभ्यता स्थल से संबंधित पहाड़ी आपकी कौन कौन सी हो जाएगी? बीजक की पहाड़ी, भीम पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, गणेश पहाड़ी। इन्हें डूंगरी भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, इस तरीके से बोला जाता है। तो बीजक पहाड़ी, भीम पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, गणेश्वर पहाड़ी जो है, ये चारों आपकी बेराट सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। बेराट सभ्यता आपकी बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। बेराट सभ्यता जहाँ से हड़प्पा सभ्यता वो मौर्यकालीन लोह संस्कृति के अवशेष मिले हैं का उत्खनन करने वाले थे। तो बेराट सभ्यता जहाँ से हड़प्पा सभ्यता वो मौर्यकालीन लोह संस्कृति के अवशेष मिले हैं, इसका उत्खनन करने वाले कौन कौन हो जाएंगे? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1837 के आसपास, 1937 के आसपास इसका उत्खनन किया गया था। नीलरत्न बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया, और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। लेकिन बीके थापर का संबंध इससे नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। दयाराम साहनी जो है दोस्तों, इसके द्वारा उत्खनन आपका 1937 में किया गया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सॉरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, दयाराम साहनी के द्वारा बेराट सभ्यता का उत्खनन 1936 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दयाराम साहनी जो है, इसके द्वारा उत्खनन आपका 1936 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 1837 में तो आपके कैप्टन भट्ट जो थे दोस्तों, इनको भाबरू शिलालेख मिला था, जिसके लेखक कौन थे? आपके शुभचंद्र हो जाएंगे। भाबरू शिलालेख आपका कहाँ से प्राप्त हुआ था? बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ था। 1837 में कैप्टन भट्ट को मिला था, जिसके लेखक शुभचंद्र हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन 1936 में किया गया था। आगे देखिए, किस सभ्यता स्थल से गोल मंदिर एवं अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो गोल मंदिर और अशोक का भाबरू अभिलेख आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और बेराट सभ्यता आपकी मौर्यकालीन सभ्यता हो जाएगी। कैसी सभ्यता हो जाएगी? मौर्यकालीन सभ्यता हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
किस सभ्यता का उत्खनन वीएन मिश्रा के निर्देशन में हुआ, जहां से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले थे? इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा वासियों से भी था। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसका उत्खनन वीएन मिश्रा के द्वारा किया गया है, जो कि आपकी ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, और इस सभ्यता का संपर्क जो है वो हड़प्पा वासियों से भी था? बालाथल, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बालाथल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन जो है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? आपका वीएन मिश्रा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? वीएन मिश्रा के द्वारा किया गया। बालाथल सभ्यता आपकी उदयपुर की हो जाएगी। यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, और इस सभ्यता का संपर्क किससे हो जाएगा? हड़प्पा वासियों से हो जाएगा। आगे देखिए, सभ्यता स्थल ओजियाना स्थित है। तो ओजियाना सभ्यता आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ओजियाना सभ्यता दोस्तों आपकी खारी नदी के किनारे, खारी नदी के किनारे आपकी ओजियाना सभ्यता आपकी भीलवाड़ा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, और ये पूछी जाती है। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया है अगर आपसे पूछा जाए? तो ओजियाना सभ्यता का उत्खनन दोस्तों आपका बी.आर. मीणा और आपका आलोक त्रिपाठी और बी.आर. मीणा के द्वारा दोस्तों आपके ओजियाना सभ्यता का उत्खनन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो खारी नदी जो है ये आपकी भीलवाड़ा में हो जाएगी। ओजियाना सभ्यता खारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। बी.आर. मीणा, आलोक त्रिपाठी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सभ्यता स्थल बरौर एवं रंगमहल स्थित है। तो सभ्यता स्थल बरौर और आपका रंगमहल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बरौर आपसे पूछा जाए या फिर आपसे रंगमहल पूछा जाए, ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी गंगानगर में हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगी? गंगानगर में हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बरौर और रंगमहल आपकी कहाँ की हो जाएगी? गंगानगर की हो जाएगी। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के लगभग के बाद विकसित आर्य संस्कृति के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के लगभग के बाद विकसित आर्य संस्कृति के अवशेष आपके राजस्थान से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 64 या सोती। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के लगभग के बाद विकसित आर्य संस्कृति के अवशेष आपके अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64 से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। सोती सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? बीकानेर की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी खोज भी किसने की थी? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपकी सोती सभ्यता को जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा प्रथम के नाम से सोती सभ्यता को जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्लास 10th के अकॉर्डिंग अध्याय 1 जो दिया गया था वो हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, लगभग 41 क्वेश्चन में लगभग जितनी भी चीज़ें आपकी दी गई थी क्लास 10th की किताब में वो हमने कवर की है। बाकी आप अपने नोट्स भी पढ़िए और ये सवाल जरूर देखिए, छोटा सा वीडियो है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।